माँ बाप ना अमूमन किसी चीज़ का खौफ बच्चे में पैदा कर देते हैं, मौसर आ जाएगा, या ये कहते हैं कि अल्लाह मियाँ डांटेंगे, ऐसे नहीं, अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं। जो बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ का खौफ जो पैदा हो जाता है, इसके उसके बच्चे के ऊपर कैसे असरात नफसियाती तौर पर मुरतब होते हैं? अगर हमें ये पता लगे कि ज़लज़ला आ रहा है अभी, तो इससे बड़ा स्ट्रेस क्या होगा? अभी पता लगे जी सैलाब आया हुआ है और इस घर के अंदर अभी पानी इकट्ठा होने वाला है, तो हालांकि कोई पानी नहीं आया, लेकिन कितना वो जो स्ट्रेस है। इस तरह अमूमन वालिदैन कह रहे इतना महंगा ये तुमने प्रेजेंट था मेरा, ये तोड़ दिया, या इतनी महंगी चीज़ तुमने तोड़ी है। 7 साल के बाद में घर के अंदर एक SOPs बनी होनी चाहिए। और ये वैसे तो डे 1 से ये SOP चल रही होंगी, मगर वो SOP होंगी माँ बाप के लिए। स्कूलिंग की बेस्ट एज कौन सी एज है कि जिसमें बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे माँ बाप इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। वालदैन से ये गलती होती है कि वो स्कूल कहते हैं ऐसा स्कूल हो जो महंगा हो, सारा ऐसा स्कूल हो जिसका इंटरनेशनल लिंकेज हो, ऐसा स्कूल हो जिसकी एक डिग्री जो है वो ऑक्सफोर्ड से आती हो। 7 साल, फिर 7 से 10 और 10 से 13, इन 3 फेजेस में क्या क्या चीज़ें हैं जो पैटर्न फॉलो किया जाए पेरेंट्स की तरफ से? 7 साल तक बच्चे के अंदर 2 काम नहीं करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान, नहत स्टूडियो से मेहमान ख़ास जो हमारा हफ्तावार प्रोग्राम है, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं। यूँ तो आपने पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया में अगर देखें तो बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं जिनको लोग सुनते भी हैं और चाहते भी हैं और जानते भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनकी हर बात दिल में उतरती है, क्योंकि वो सिर्फ़ आपको बुकिश नॉलेज शेयर नहीं करते, बल्कि उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और वो तजुर्बात जो उनकी ज़िंदगी में या आंखों देखे वाक़यात या जो बीते हुए लम्हात जो आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी का जो क्रक्स निचोड़ जो तजर्बा आपके साथ शेयर करते हैं, आज एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद होंगी। मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि डॉक्टर साहब बहावलपुर से हमारे दरमियान लाहौर में तशरीफ़ लाए और आज मेहमान ख़ास के ख़ास मेहमान के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। पाकिस्तान की ना सिर्फ बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में डॉक्टर साहब को सुना भी जाता है और ये सही मानों में मेंटोर हैं, जिनको हम दिल से जिनकी कदर भी करते हैं और एक एक बात इनकी दिल पर उतरती भी है। और बहुत सारे लोग ज़िंदगियाँ इनकी बातों से, इनकी नसीहतों से और इनके तजुर्बात से सीखते हुए अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब भी बर्पा कर चुके हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फिर से, मेरी मुराद डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आप बंदा नाचीज़ की रिक्वेस्ट पर आज नहत स्टूडियो में मेहमान ख़ास हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत हैं आप, और आप अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आज लाहौर तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपके मैं किस पहलू पे गुफ्तगू करूं, क्योंकि आपने लाइफ के हर एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो गुफ्तगू माशाल्लाह कर भी चुके हैं और लोग मुस्तफ़ीद भी होते हैं। लेकिन आखिरकार कुछ ऐसे मौज़ूआत हुआ करते हैं जिनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रखते हैं, जानना चाहते हैं। वो अल्टीमेट एसेट होती है औलाद। औलाद चाहे वो अगर हम देखें वालिदैन हो, चाहे वो असातिज़ा जो दर्द रखते हैं कि हम बच्चों की तरबियत करें, उनकी ग्रूमिंग करें, या वो वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए बल्कि हर किसी भी तरह शोबाए अगर ज़िंदगी से मुंसलिक अगर कोई अफराद हैं तो वो चाहते हैं कि बच्चों की तरबियत ऐसी हो कि मेरा बच्चा जो भी मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ या जो मेरी ख्वाहिश है उसके मुताबिक बने। तो डॉक्टर साहब, पहले इसमें बारे बताइएगा कि ये तरबियत का जो एलिमेंट है ये किस एज से बुनियादी तौर पर हमें स्टार्ट करना चाहिए, ये स्टार्ट होता है, और इसके लिए किन किन अवामिल पर हमें जो है वो ज़्यादा तौर पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ोकस करना चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह आपने ये बात बड़े अच्छे तरीके से बयान की है ना, कि अल्टीमेटली वालदैन के जहन में यही होता है कि जो उनकी एक औलाद है वो अच्छी तरबियत के साथ इस दुनिया में आए और एक मुफीद ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक इनफरादी मसला नहीं है सिर्फ वालदैन का, ये बनी नौ इंसान की बका का मसला है। क्योंकि बनी नौ इंसान की जो बका है और उसके जो शऊर के अंदर तरक्की होनी है, उस बात का ताल्लुक़ इस बात से है कि उसकी आने वाली नस्ल जो है वो पहले वाली नस्ल से बेहतर हो। और ये बात सिर्फ इंसानों के लिए मुख्तस है। दुनिया में जितनी और मखलूक़ात हैं वो जो 20,000 साल पहले थी वही अब हैं। जो बकरियां, जो घोड़े, जो मुर्गियां जो आज से 5,000 साल पहले थे वो वैसे के वैसे हैं। उनके शऊर ने किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं की। यानी अगर आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना,
तो जानवरों की जाति ने कोई डेवलपमेंट नहीं की, वो जैसे थे वैसे के वैसे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आज से 20,000 साल पहले का इंसान, 20,000 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई। आज से 10 साल पहले का इंसान और आज के इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग में कितना फ़र्क है, शऊर में कितना फ़र्क है, और जो उसने इजादात की हैं उनमें कितना फ़र्क है, और माशरे के अंदर जो तब्दीलियाँ लेके आए उसमें कितना फ़र्क है। ये इस बात पर ही इसकी बुनियाद है कि हमारी आने वाली नस्ल कैसी होगी। और अगर हमारी आने वाली नस्ल तरबियत याफ्ता होगी तो वो बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक कंडक्ट कर सकेगी अपने आप को, और अगर वो तरबियत याफ्ता नहीं होगी तो वो अपने लिए भी नुकसानदेह होगी और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होगी। तो एक तो बुनियादी तौर पर ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम सब का जो बुनियादी मसला है, वो बुनियादी मसला ये है कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो हमसे बेहतर हो, वो अपने शऊर में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने इल्म में, अपनी तरबियत में, अपने मिजाज में हमसे बेहतर हो। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपने ये जो सवाल पूछा कि इसकी तरबियत कब से शुरू करनी चाहिए, तो जिस वक्त बच्चा इस दुनिया में आँख खोलता है ना, वो पहला लम्हा होता है जिसमें उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। और बहुत सारे साइंसदानों का ये ख्याल है जिन्होंने रिसर्च करके साबित किया, एक छोटा सा तजुर्बा मैंने भी किया था, कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, ख़ास तौर पर जो उसके आखिरी 3 महीने होते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर में ही वो सिग्नल्स को रिसीव करना शुरू कर देते हैं। और एक छोटी सी वीडियो कहीं मैंने देखा भी था कि वो चल रही थी कि एक बच्चे एक अल्ट्रासाउंड की, सेंसिटिव अल्ट्रासाउंड की प्रोब माँ के पेट पे रखी गई और बाप से कहा गया कि वो शाउट करके माँ से बोले, और जब वो उसकी माँ के साथ एक ज़रूर बदतमीज़ी के साथ और ऊंची आवाज़ में बात करता था, हालांकि वो सिंथेटिक थी, प्लान्ड था, तो बच्चे के अंदर ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ उसकी फ़िज़िकल मूवमेंट्स में वो आती थी जो कि एक रिटेलिएशन को शो करती थी। और जब इस किस्म के फेवरेबल सर्कमस्टांसेस बाहर क्रिएट किए गए तो देखा गया कि बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती हैं। खैर, ये तो एक ज़्यादा तफसीली और एक टेक्निकल बात है, लेकिन ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि बच्चा जब इस दुनिया के अंदर आता है तो उसकी सिर्फ 2 जिबिलतें होती हैं। एक जिबिलत ये है कि उसकी गाल के ऊपर हाथ लगाएं तो वो उसको घुमा के अपने मुंह को वहाँ ले जाएगा। ये सर्वाइवल के लिए उसकी इंस्टिंक्ट है, ताकि वो दूध चूस सके और वो ज़िंदा रह सके। और दूसरा ये है कि जो पेशाब और पखाने का रास्ता है, जब वो एक ख़ास मिकदार तक भर जाए तो उसको ऑटोमेटिकली खाली कर दे। ये भी सर्वाइवल की एक जिबिलत है। आप हैरान होंगे कि जितने इंसानों के अलावा जानदार हैं वो तकरीबन तमाम जिबिलतों के साथ इस दुनिया के अंदर आते हैं, तकरीबन तमाम के साथ, जो कि एडल्ट में होती हैं। ऐसे ही है। इसलिए ये बात हम बहुत दफ़ा ये पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स में हम दोस्तों को बता चुके हैं कि आपने देखा होगा कि बकरी का बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होने के कुछ घंटों के बाद उसी तरीके से भागना शुरू कर देता है जैसे उसकी माँ भागती थी। बिल्कुल ऐसे। तो अशरफुल मखलूकात को क्या मुसीबत है कि उसके बच्चे को खड़ा होने में 1.5 साल लगता है। एक समझने हैरानी की बात है ना। यानी मुर्गी का बच्चा, चूजा जब निकलता है तो 2 दिन के बाद वो पहचाने, वो बिल्कुल उसी तरीके से वो मुंह से आवाज़ निकालता है। बकरी का बच्चा अपने बाप और माँ की तरह से आवाज़ निकालता है। बत्तख का बच्चा स्विम कर सकता है पैदा होने के कुछ देर के बाद। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर इंसान का बच्चा आखिर इतना माजूर क्यों है कि इन 2 जिबिल्लतों के अलावा उसके पास कोई और जिबिल्लत नहीं है? और उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि बाकी तमाम जानदार 2 लाइनों के दरमियान पैदा होते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते और इससे ऊपर नहीं जा सकते, लिमिटेशन है। लेकिन इंसान नीचे वाली लाइन तो मुकर्रर है, ऊपर वाली कोई लाइन मुकर्रर नहीं है। वाह। तो तमाम बाकी जानदार एक तयशुदा एक प्लान के तहत पैदा होते हैं, जबकि इंसान जो है वो तयशुदा पोटेंशियल्स के साथ पैदा होता है। वो पोटेंशियल एग्जीक्यूट कितना करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी नर्चरिंग कैसे की जाए, उसकी तरबियत कैसी की जाए। यानी अगर आप किसी को एक बीज दिखाएं और उसे कहें कि इस बीज के अंदर एक दरख्त है, जिस दरख्त पर हर सीज़न में 8 मन आम लगा करेंगे, तो कोई आदमी जिसको उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो नहीं मानेगा। इंसान का बच्चा भी जब इस दुनिया में आता है तो उस तमाम पोटेंशियल के साथ आता है जो दुनिया में आने वाले किसी भी इंसान ने आज तक एग्जीक्यूट किए हैं। चाहे वो आइंस्टाइन था, चाहे वो कोई वलीउल्लाह थे, चाहे कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी था, चाहे वो कोपहमा था, चाहे वो कोई राइटर था, चाहे वो अदीब था, जो भी था, उस पोटेंशियल के साथ आता है। अब उस पोटेंशियल को किस तरह, जैसे एक पौधे को अगर आप एक मुनासिब जगह पर उसको बीज को बोएंगे, पानी सही वक्त पे देंगे, सर्दी गर्मी से बचाएंगे, उस पर खाद जब डालनी है, क़ता बुरीद जब उसकी करनी है वो करेंगे, तो वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस करेगा। तो इसलिए बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल एक रॉ स्लेट की तरह, और आज के नौजवानों को समझने के लिए बड़ा आसान है कि जैसे कंप्यूटर आप नया ख़रीद के लाए हैं तो आपने उसको प्लग इन किया है, अभी सॉफ्टवेयर उस पर कोई अपलोड नहीं किया, जैसा तो बस वो एक कंप्यूटर है। अब आप उस पर जो सॉफ्टवेयर लोड करना शुरू कर देंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले दिन से जब बच्चा आँख खोलता है तो उसके अंदर
जो कनेक्शंस हैं डेवलप होना, ब्रेन के कनेक्शंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उन कनेक्शंस का नाम ही एक्चुअली मेमोरी है, उन्हीं कनेक्शंस का नाम ही तरबियत है, और उन्हीं कनेक्शंस का नाम ही पैटर्न है। तो हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं, और वो पैटर्न अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम तरबियत के इस पूरे दौर को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। डे 0 से लेकर 7 साल की उम्र, 7 साल से लेकर और तकरीबन 10 साल की उम्र, और 10 साल से फिर 13 साल की उम्र। 13 साल की उम्र में एवरेज बच्चा जो है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह उसके पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। तो यानी डॉक्टर साहब इसी में मुझे बात याद आई कि क्या फिर नेचर 13 साल के बाद यानी चेंज नहीं होगी? 13 साल के बाद नेचर चेंज हो सकती है अगर वो शख्स ये चाहे कि मैं चेंज करना चाहता हूँ। उससे पहले आप वालिदैन और उसके सराउंडिंग्स वगैरह 13 साल से पहले, बल्कि 10 साल से पहले आप इन्वायरमेंट को चेंज करके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन 10 साल के बाद या 10 से 13 साल के बाद भी चेंज हो सकता है, लेकिन उस चेंज होने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि वो शख्स खुद कन्विंस हो कि मैंने चेंज होना। इसको समझाने के लिए एक बात मैंने बहुत दफ़ा जिक्र की है, जो लोग मेरी इन गुफ्तगू को और वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड की हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, तो ब्रूस लिप्टन का नाम मैंने किया है, और जो हमारे दोस्त पढ़े लिखे हैं और बाकी सारे लोग भी, उनसे गुजारिश है कि ब्रूस लिप्टन की एक किताब है जिसका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीव्स, उसको ज़रूर पढ़िए। मुझे पता नहीं कि उर्दू में उसका तर्जुमा हुआ है कि नहीं हुआ। तो ब्रूस लिप्टन साहब अभी हयात हैं, ज़िंदा हैं, और वो अपना लाइव पेज के ऊपर भी इस पर बताते रहते हैं। तो उनके मुताबिक ये है कि जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है वो तो अल्लाह की तरफ से जो उसके अंदर बना हुआ है वो है, तो है। लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि जो जेनेटिक मटीरियल बन गया, हम अगर लिखा हुआ है उस पर क्रिमिनल तो वो क्रिमिनल ही होगा, अगर वो बन गया है कि वो बहुत नेक आदमी है तो नेक, ऐसा नहीं है। वो जो जीनोटाइप, टेक्निकली जिसको जीनोटाइप कहते हैं, वो फिनोटाइप यानी एक्सप्रेशन, इस पर डिपेंड नहीं करता कि जेनेटिक मटीरियल क्या था, वो इस पर डिपेंड करता है, दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एपिजेनेटिक फैक्टर्स क्या थे, यानी आपने इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट किया। तो लिहाजा जो इन्वायरमेंट हम इर्द गिर्द क्रिएट कर देंगे, ये तकरीबन 90% टाइम यही पैटर्न सारी जिंदगी चलेगा। हम सारे एडल्ट जिस तरीके से जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, इस बात का बहुत इम्कान है, 90% इम्कान यह है कि जो हमारे उन शुरू के सालों के अंदर पैटर्न बन गया वो चलेगा। लेकिन एक विंडो मौजूद है, तकरीबन 5% की विंडो, जिसको हम कहते हैं, पहले वाली 95% को हम कहते हैं हैबिट ब्रेन। ये मैं उन्हीं के अल्फाज दोहरा रहा हूं, ब्रूस लिप्टन साहब के, जिसको कहते हैं हैबिट ब्रेन। तो हम में से अक्सरियत जो कुछ कर रही है अपने हैबिट ब्रेन की बुनियाद पे कर रही है। लेकिन 5% की एक विंडो मौजूद है जिसका नाम है कॉन्शियस ब्रेन। और वो ब्रेन ये है कि जो आदमी शऊरी तौर पर जागे और जाग कर ये फैसला करे, एक रिफ्लेक्टिव तरीके से सीखे कि ये मुझसे गलती हो गई है, ये मैं नया कर सकता हूं, और वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे। और ये अल्लाह पाक की बड़ी शान है कि ये जो हैबिट ब्रेन बनाया है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन और प्लान के साथ बनाया है। क्योंकि जब आप कॉन्शियस ब्रेन यूज़ करते हैं तो वो ऐसी है जैसे गाड़ी को पहली गियर में आप चला रहे हैं, और जो कॉन्शियस ब्रेन है वो ऐसे चलता है जैसे ऑटो पे ग्रेड यानी चौथे गियर में गाड़ी खुद ब खुद चलती है। अगर ये हैबिट ब्रेन बना ना हो तो हम इतनी कॉग्निटिव एनर्जी इस्तेमाल करें अपने रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए कि हम एग्जॉस्ट हो जाएं। लिहाजा मुझे पता है कि मैंने सुबह उठ के यही करना है, ऐसे जूते पहनने, ऐसे ब्रश करना है, फिर मैंने आना है, फिर मैंने नमाज पढ़नी। तो ये जो पैटर्न बनता है, ये पैटर्न भी एक्चुअली एनर्जी की कंजर्वेशन के लिए ही बनता है। तो ये इस तरीके से है। तो लिहाजा पता नहीं, आप बीच में आपके सवाल का जवाब शायद हम ज़ुम्नी बातों में इधर उधर हो गया। तो पहले 7 साल के दौरान एक ख़ास तरीके से तरबियत करने का सोशल साइंटिस्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साइंटिस्ट और पेरेंटिंग के एक्सपर्ट्स ने बताया है। 7 साल से लेकर 10 साल तक क्या करना है वो बताया है, और 10 साल से 13 तक हमें क्या करना है। अगर यानी गुफ्तगू में इंशाल्लाह मौका आएगा तो मैं अर्ज़ करूँगा। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा इसमें चीदा नुकात जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वो 7 साल, फिर 7 से 10 और 10 से 13, इन 3 फेजेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो पैटर्न फॉलो किया जाए, पेरेंट्स की तरफ से इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए उस हवाले से। देखिए, 7 साल तक आपके बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाला ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। और जो लोग बायोलॉजी को जानते हैं, हमारे दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा है जिसको प्री फ्रंटल गायरस कहते हैं, फोर ब्रेन का वो हिस्सा जो कि फ्रंटल से भी प्री फ्रंटल गायरस है, ये वो है करिश्मा
वैसे तो एक एक सेल करिश्मा है खुदा पाक जिसमें रैम और रोम दोनों ही हैं। जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी मेमोरी के साथ क्या कनेक्शन है हमारी लर्निंग का, और हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम अमिगडला भी कहते हैं, जिसको लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा है, जो कि हमारे इमोशंस को डील करता है और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इमोशंस, जज्बात को डील करता है। इसका क्या कनेक्शन हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से होगा, ये अभी बच्चे में डेवलप नहीं हुआ होता। सही। एक और बात समझने की है कि बच्चे के अंदर सही गलत का कोई मयार मुकर्रर नहीं होता। नहीं, वो आप करते हैं। और नहीं, मैं अर्ज करता हूं, 7 साल की उम्र में उसकी परसेप्शन का वो जो सेंटर है वो ये होता है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद, क्या लवेबल है, क्या लवेबल नहीं है। तो लिहाजा 7 साल तक बच्चे के अंदर 2 काम नहीं करने। एक तो बच्चे को नसीहतें नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे को एक सही गलत का पूरा एक थीसिस बनाकर फिलोसॉफिकली उसके दिमाग में डालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वो रिसीव करने का सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, फिर क्या करना है, जो चीजें आप समझते हैं सही है उनको लवेबल बनाकर उस एनवायरनमेंट के अंदर आपने प्रोड्यूस कर देनी है। मसलन आप ये चाहते हैं कि तमाम लोग, ये बच्चा जब बड़ा हो तो वो तमीज़ के साथ लोगों से गुफ्तगू करे, तो उसका एक तरीका यह है कि बच्चे को कहना है, जब अंकल आएँ तो आपने आप कहकर बुलाना है, जब अंकल आएँ तो आपने खड़े हो जाना है, जब आप ये हो तो आपने पहले जूती नहीं पहननी, पहले दादी अम्मा ने जूती पहननी है, फिर आपने जूती पहननी है। एक है ये तरीका, जो कि गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि जो कुछ आप उस बच्चे को बनाना चाहते हैं, आप उसके माहौल में इर्द गिर्द ये करना शुरू कर दें। वाह। और 7 साल तक हमें जो उस बच्चे को एज एन एडल्ट आप चाहते हैं वो एनवायरनमेंट घर में क्रिएट कर दें। लिहाजा घर में अगर वालिद साहब, घर के किसी मुलाजिम से कोई गलती हुई है तो वालिद साहब ने कहा है कोई बात नहीं, फिर नहीं, अगर गिलास तुमसे टूट गया है तो कोई बात नहीं, तुम अपने पैर का ख्याल करो और आइंदा प्लीज आप एहतियात करना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तो अब उस बच्चे को, और ये मुतवातिर ऐसा हो रहा है, तो अब उस बच्चे को ये बिल्कुल कहना नहीं पड़ेगा कि इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी इस वजह से नहीं होता कि वो घर का मालिक है, वो ये नौकर है। बड़ा आदमी इस बुनियाद पर बनता है कि उसका किरदार कैसा है, और हर बंदा काबिल इज्जत है। तो ये बात उस बच्चे में पैटर्न के तौर पर हो जाएगी। एक तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। और एकेडमिक एजुकेशन हो, रिलीजियस एजुकेशन हो, मॉरल एजुकेशन हो, इन सारों को लाइक नॉलेज उस बच्चे में ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करनी, लाइक एन एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करनी है। सही। जैसे बच्चे पूछते हैं जी मजहबी तालीम बच्चों को कब दें, तो मैंने एक दफा कहीं कह दिया कि बच्चों को 7 साल की उम्र मजहबी तालीम, तो वो कुछ लोगों ने उस पर एतराज करना शुरू कर दिया कि ये आपने क्या बात कह दी। तो मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये कहा, आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा नमाज पढ़े, तो 7 साल से कम उम्र के बच्चे को ये बात सिखाने का सिर्फ ये तरीका है कि बच्चा ये देखे कि एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ के बाद पता नहीं अम्मी को क्या होता है कि वो सर के ऊपर दुपट्टा ले लेती हैं, और बाजी भी सर पे दुपट्टा ले लेती हैं, और अब्बू, चचा जान और दादा जान वो उठते हैं और उठ के बाथरूम में जाते हैं, तो उनके बाजू भी गीले होते हैं और वो तौलिए से साफ करके टोपी लेके पता नहीं कहाँ बाहर चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद अम्मी ये कपड़ा बिछा के और वहाँ खड़ी हो जाती हैं हाथ बांध कर, और ये वो दिन में 5 मरतबा देख रहा है। तो आप यकीन कीजिए, आपके ये कहने से पहले कि बेटा तुम नमाज पढ़ो पड़ेगा, वो बच्चा खुद ब खुद आके, अभी उसने नीकर पहनी होगी और वो कहीं से टोपी लेके ना तो आपके साथ खड़ा होगा, आपको देखेगा और ये करना शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब। ये मैंने एक मिसाल दी है। इसी तरीके से 7 साल की उम्र तक वो तमाम पैटर्न जो एज एन एडल्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। और हमारे एक दोस्त हैं साहिल अदीम साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वो ये कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चा जो है उसके माँ बाप की हैसियत ऐसी होती है जैसे अस्पताल में एक नर्स की हैसियत मरीज़ के लिए होती है। 7, और हम बड़ी बेवकूफ़ी ये करते हैं कि 7 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में उस पर एकेडमिक एजुकेशन डालना शुरू कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब। एक बात तो मैंने अर्ज़ किया, ये नहीं करनी कि बच्चे को नसीहत नहीं करनी, एडवाइस नहीं करनी। जो भी करना है वो एक्सपीरियंशियल, कंटेक्चुअल तरीके से उसके अंदर डालने की कोशिश। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सिखाना कुछ नहीं है, मगर वो एक्सपीरियंशियल हो और वो कंटेक्चुअल हो, किसी काम की रेफरेंस से हो, अलग से एक थ्योरेटिकल नॉलेज के तौर पर ना हो। बिल्कुल एक ये बात बिल्कुल नहीं करनी। लिहाजा 7 साल के बच्चों को आप क्या करें, उनको जो ही वो बड़े हों तो उनको आप बाज़ार में साथ लेके जाएं, उनको वर्क प्लेस पे साथ लेके जाएं,
उनको शॉपिंग में साथ लेके जाएं, बिजली का बिल देने जा रहे हैं तो साथ लेके जाएं, जब और थोड़े से बड़े हों मस्जिद में जब वो अपने आप को संभाल सकें आप उनको वहाँ साथ लेके जाएं, बाग में लेके जाएं, सहरा दिखाएं, उनको दरिया दिखाएं, उनको समंदर दिखाएं, क्यूरोसिटी पैदा हो, हाँ उनके अंदर वो दिखाएं। और इसी तरह हमारे दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, वो ज़बरदस्त बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस उम्र में बच्चे के हाथ में मुहद्दब अदसा होना चाहिए हम उसके हाथ में पेन पकड़ा देते हैं और उसे ये कहते हैं कि ये बताओ कि मीम का जो सिरा है वो ऊपर वाली लाइन से ऊपर है कि नीचे है, और अगर तुमने नीचे रखा तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा, बिल्कुल ये तो मैं तुम मारूंगा यहाँ तुमने ये किया। तो पहली बात तो ये नहीं करनी, मैं अभी एक ही बात बताई है कि बच्चे को नॉलेज को एडवाइस के तौर पर नहीं देना, उसको थियोरेटिकल नॉलेज के तौर पर नहीं देना, उसको कंटेक्चुअल नॉलेज के तौर पर इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है। दूसरी एक काम जो बहुत ज़रूरी है, हमारी आज की गुफ्तगू में आप सारी, अगर माएँ हैं आप और पोटेंशियल मदर्स हैं, सारी बातें बेशक भूल जाइएगा जो मैं कर रहा हूँ या इफ्तिखार साहब कर रहे हैं। एक बात सिर्फ याद रखिएगा, 7 साल की उम्र में अगर आपने बच्चे को स्ट्रेस में डाला तो आपने उस बच्चे को तबाह कर दिया। आप उसको इररिपेयरेबल डैमेज कर देंगे अगर आप बच्चे को स्ट्रेस में डालेंगे, और उसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीज़न है। आप ज़रा इमेजिन करें कि आप अभी हम यहाँ बैठे हैं, अचानक यहाँ से कालीन से एक कोबरा सांप निकल के यूँ आ जाए तो एकदम हमारी क्या कैफियत होगी। हम देखें आराम से रिलैक्स बैठे हैं कंफर्टेबल कोजी कमरे के अंदर, एकदम फौरन मैं बीइंग अ डॉक्टर आपको बता सकता हूं एकदम मेरी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन सिक्रीट होगा, कॉर्टिसोल एकदम सिक्रीट होगा, मेरा ब्लड जो है वो फौरन निकल के मेरे लिवर से, किडनी से, इंटेस्टाइन से और इवन ब्रेन से वो निकल के मेरे मसल्स में आ जाएगा। मेरा लिवर फौरन जो सिंथेटिक काम है वो छोड़कर ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा ताकि मुझे भागना पड़े या मुझे जो भी, यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड में मैं चला जाऊंगा। ये कैफियत क्रिएट, और ये बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस की कैफियत में होते हैं तो ये कैफियत हमें उससे बचाती है ना। अब ये अंदाजा लगाएं कि 24 घंटे हमारे सामने कोबरा सांप यूं खड़ा रहे तो 24 घंटे हमारी क्या कैफियत होगी, कितनी कैफियत होगी। हम 24 घंटे एक स्ट्रेस की कैफियत, एनर्जी वेस्ट हो रही। अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सरियत माँ बाप तरबियत के नाम पर बच्चे को अच्छा बच्चा बनाने के लिए, उसको नेक बच्चा बनाने के लिए और उसको कामयाब बच्चा बनाने के लिए उसके ऊपर स्ट्रेस डाल देते हैं। बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी स्ट्रेस हैंडलिंग की नहीं होती, अभी डेवलप ही नहीं होती, जिसको टेक्निकली करते हैं एडवर्सिटी कोशेंट, उसका बना ही नहीं होता। लिहाजा बच्चे को आपने कोई भी स्ट्रेस डाला, मसलन ये कहा कि तुमने होमवर्क टाइम पे क्यों नहीं किया। डॉक्टर साहब वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात मुझे भूल जाएगी। अक्सर माएँ क्या करती हैं, 3-3.5 साल का बच्चा हुआ, इसको स्कूल दाखिल करवाएं और बच्चे से ज़्यादा वजनी उसका बैग है और फिर उसकी वर्क बुक्स फ्लाम बुक्स सारी जब साथ, और माँ कहती है ये पढ़ने नहीं बैठ रही, ये पढ़ने नहीं बैठ रहा, ये 2 घंटे इसने आज पढ़ना है। उसके लिए डॉक्टर साहब स्कूलिंग की एज क्या होनी चाहिए और बच्चे को स्टडी की तरफ कन्विंस कैसे करें, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका 3 साल में बच्चा आइंस्टाइन बन जाए। देखिए, जो किसी शख्स के अंदर कैपेसिटी है ना, उसको आप समझाने के लिए मैं आपको 2 बातें बता सकता हूँ। एक है उसकी कैपेसिटी और एक है उसकी एबिलिटी। 7 साल की उम्र तक बच्चे की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, उसको भरने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपने उसको भरने की कोशिश की तो वो यहीं रह जाएगा। इतना बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप उसको नैरो कर देंगे तो ये मैं पता नहीं मैं ये बात समझा सका हूं कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, जो भी आप उस बच्चे को कराना चाहते हैं उसके लिए एक लवेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके बना दें। मेरे साथ एक डॉक्टर काम करती हैं, डॉक्टर अरुणा उनका नाम है, क्या पता वो सुन रही हो। तो उसकी बेटी है एक, तो उसने कहा कि सर जब मैं ये बच्ची स्कूल जाने लगी तो उसने मुझसे ये कहा, और था तक जी 4 साल की उम्र स्कूल लेके जाना है, तो उसने मुझसे ये कहा कि मामा हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा हम स्कूल इसलिए जा रहे हैं कि स्कूल जाके मज़ा बहुत आता है। वाह। तो उसने कहा कैसे। उसने कहा इसलिए कि घर में तो तुम अकेली हो, वहाँ तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, और घर में तो एक मामा है, वहाँ मामा की तरह की बहुत सारी टीचर्स होंगी और वो बिल्कुल मामा की तरह मोहब्बत करती हैं आपसे, और बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, उनमें से कई दोस्तों को आपकी मदद की ज़रूरत होगी, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप चूंकि वहाँ जाएंगी ना तो आपको मदद की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको करने की, और मज़ा आएगा। अच्छा, अब उस बच्ची की शुरू से ही उसने पैटर्न ऐसा बना दिया कि जिस दिन छुट्टी होती है ना वो कहती है आज मुझे मज़ा नहीं आया। छुट्टी क्यों हो गई, छुट्टी किस लिए हो गई, यानी शुरू से ही आपने उसको स्ट्रेस के तौर पर स्कूल जाना नहीं दिया। खैर ये बात बहुत आगे निकल जाएगी, मैं सिर्फ अपनी बात पर वापस आके कहता हूं कि कोई भी बात जिससे बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, यानी कि उसका कार्टिसोल रिस्पॉन्स आ जाता है, यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है,
उसका नुकसान ये होता है कि उसका ब्लड ब्रेन में ज़्यादा देर तक नहीं रहता और बॉडी की सारी केमिस्ट्री उसको भागने और बचाने में लग जाती है, उसकी ग्रोथ में नहीं लगती। लिहाजा बच्चे की एबिलिटी टू लर्न स्टंटेड हो जाती है, बच्चे की एबिलिटी टू आर्गूमेंट कम हो जाती है, बच्चे का सवाल पूछने की अहलियत कम हो जाती है, बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए 7 साल की उम्र तक, वैसे तो इस पर हम पूरी घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन 2 बातें प्लीज़ आप याद रखिए, मैं दोहराता हूं सारा, कि 7 साल की उम्र में आपने अपने बच्चे के इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो आप चाहते हैं कि वो सारी ज़िंदगी जिस तरीके से रहे। आप उसको एक तमीज़दार इंसान, रिस्पेक्टफुल इंसान, सच्चा इंसान, लोगों की केयर करने वाला इंसान, अच्छे वैल्यू वाला इंसान बनाना चाहते हैं। और या फॉर एग्जांपल आप अच्छा मजहबी इंसान बनाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आप बनाना चाहते हैं। मेरे ख्वाहिश जैसे मेरे जैसे कई वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, वो उस पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी ख्वाहिश पता नहीं जायज़ ख्वाहिश है कि नहीं, इस पर हम अर्ज करते हैं। लेकिन जो भी आप बनाना चाहते हैं उस पैटर्न को इर्द गिर्द आप एक्सपीरियंस के तौर पर क्रिएट कीजिए। नंबर 1, हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिए कि उसको एडवाइस ना कीजिए। नंबर 3, हत्तुल इम्कान, और इस हत्तुल इम्कान नहीं करना, ये तो हत्तुल इम्कान की तो बात ही नहीं है। आपने बच्चे को स्ट्रेस में नहीं रखना, और स्ट्रेस की सिंपल सी एक मिसाल देता हूं, अगर मां जोर से बोल के चीखेगी, ये स्ट्रेस है। सही। अच्छा, मां और बाप बच्चे के सामने आपस में लड़ रहे होंगे, इससे बड़ा स्ट्रेस बच्चे पर नहीं पड़ सकता। बच्चा मां बाप को 2 अलग एंटिटीज के तौर पर नहीं देख रहा होता। बच्चे के नज़दीक, जैसे एक मिसाल मैंने पहले भी दी थी कि एक किसी ने कहा खातून ने कि मैं मक्के मदीने जाना चाहती हूँ, तो उसके ख्याल में मक्का मदीना एक ही शहर था। सही है ना, एक ही शहर था कि मक्का मदीना जा रहा हूँ। तो माँ बाप के, बच्चे के नज़दीक, मुझे ये बड़ी अच्छी मिसाल लगी, तो माँ बाप के नज़दीक मक्का मदीना, उसके बच्चे के नज़दीक उसके माँ बाप मक्का मदीना होते हैं, अलग नहीं होते। अब जब एक आदमी को थप्पड़ मार रहा है, यानी बाप माँ को थप्पड़ मार रही है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि माँ हस्बैंड को किसी स्ट्रेस में रख रही है। अब उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि ये 2 कैसे हैं, ये कौन सा है, ये कौन सा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा। और जैसे आपने वो भी बात कही थी सर्द गर्म वाली बात ना, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, और ऐसे के अंदर उसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, और फिर कन्फ्लिक्ट सारी जिंदगी रहता है। तो इसलिए बच्चे को स्ट्रेस में नहीं रखना। ये तो है 7 साल, हम बात, चूंकि मौजू वक्त बढ़ जाएगा, 7 साल तक तो हमारे ज़िम्मे ये है। जब 7 साल के वक्त गुजर जाता है, इस दौरान में बच्चे का फ्रंटल लोब डेवलप हो जाता है, उसका एक ख़ास किस्म का पैटर्न डेवलप हो जाता है। अब उस बच्चे को सही और गलत की पहचान, मॉरलिटी उसके अंदर पैदा करना, उसकी चॉइसेस के अंदर उसको ये बताना कि चॉइसेस में तुम्हारा ये इख्तियार है कि तुम सही को भी चॉइस कर लो और गलत को भी चॉइस कर लो। 7 साल के बाद जो हमने 7 साल से पहले नहीं किया था, वो अब हमने करना शुरू कर देना है। लेकिन उसमें एक बात बहुत अहम याद रखने की है, हमने ये नहीं कहना और ये फिलॉसफी उसको नहीं डालनी कि अगर तुम गलत करोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी, अगर तुम सही करोगे तुम्हें उसका इनाम मिलेगा। इसकी बजाय उसके जहन में ये फिलॉसफी डालनी है कि हर काम के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर तुम ये काम करोगे तो ये नहीं कि तुम्हें सज़ा मिल रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ही हैं। सही। अगर ये काम करोगे तो ऐसा नहीं कि तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है, ऐसा काम करने से तुम डिजर्व कर रहे हो कि तुम्हें ये मिले। जिस तरह अमूमन वालिदैन कह रहे थे, इतना महंगा ये तुमने प्रेजेंट था मेरा, ये तोड़ दिया है, या इतनी महंगी चीज़ तुमने तोड़ी है। अब बच्चे के अंदर मादियत तो पहले पैदा कर दी हमने। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इस उम्र के अंदर अब आपने एक डिसिप्लिन को लेके आना है। अब वो जिम्मेदारी वाला टाइम है। 7 साल के बाद में घर के अंदर एक SOPs बनी होनी चाहिए। और ये वैसे तो डे 1 से ही SOP चल रही होंगी, मगर वो SOP होंगी माँ बाप के लिए। यानी आपने बच्चे को कहना है कि ये सुबह फजर की नमाज से पहले उठ के एक्सरसाइज किया करे, फिर नमाज पढ़ा करे और फिर घर काम किया करे। तो 7 साल तक वो अपने माँ बाप को देख रहा है कि अब्बा जान सुबह उठते हैं, उठ के नमाज पढ़ते हैं, फिर जॉगिंग करके आते हैं, फिर आके अम्मी के साथ नाश्ते में थोड़ी मदद करते हैं, फिर हम इकट्ठे बैठते हैं, फिर सारे बर्तन साफ करके फिर जाते हैं सारे। तो ये वो देख रहा होता है, SOPs, घर का डिसिप्लिन, घर की तरतीब को देख रहा। अब 7 साल के बाद इनकी इंप्लीमेंटेशन बच्चों के ऊपर करनी ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स, 7 साल से 13 साल की उम्र का जो 10 साल की उम्र का टाइम है, इसमें आपने बच्चे को खुद मुख्तार करना है। सही। बच्चा खाना अपना, कम से कम 7 साल का बच्चा अपना खाना पीने का खुद बंदोबस्त कर सकता हो, माँ ना मौजूद हो तो,
अपने कपड़ों को इस्त्री कर सकता हो, अपने कपड़ों को धो सकता हो, बाज़ार से कुछ चीज़ ला सकता हो, अपने होमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता हो, और चीज़ों को मैनेज कर सकता हो, कमरे को साफ़ कर सकता हो, चादर ठीक कर सकता हो, आता हुआ बाथरूम को साफ़ कर सकता हो, या जो भी सोशल रिक्वायरमेंट है, ये सारा का सारा काम इसमें करने की इन अदर वर्ड्स रिस्पॉन्सिबल बनाना है उसे इस टाइम पे। हाँ, और इसमें उसके अंदर सही गलत जो मॉरलिटी है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये सही और ये तभी मुमकिन होगा जब पहले 7 साल हमने सही गुजारे हो। बिल्कुल ऐसे। पहले 7 साल में तो अब्बा जी जो है वो गुस्से का एक सिंबल हों, और अम्बी जो है वो मजलूमियत का एक सिंबल हों, फॉर एग्जाम्पल, या वाइस वर्सा, और घर के अंदर एक अजीब बेतरतीबी चल रही हो, घर के अंदर हराम माल आ रहा हो, घर के अंदर पैसे को सेलिब्रेट किया जा रहा हो, घर के अंदर जो गुफ्तगू हो रही होती है वो वही गुफ्तगू हो रही हो जो, जैसे आपने कहा, पैसे को हाईलाइट और सेलिब्रेट करने वाली। तो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि 7 साल के बाद बच्चे की मोरालिटी सही और गलत की डेवलप होगी, वो नहीं डेवलप होगी। उस वक्त तक तो वो बिल्कुल एक झूठ का आदी बन चुका होगा, बहानेबाज बन चुका होगा, ठीक ठाक ड्रामा बन चुका होगा। लेकिन अगर इस पैटर्न से आप गुजरे, अब आपके पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 7 से लेकर 10 साल तक आप उसके अंदर वो मोरालिटी इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन ऐड कर सकते हैं, और उस दौरान के अंदर उसको एक कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट हो। फ़र्ज़ करें घर के अंदर एक SOP है कि 10 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा, तो और 10 बजे के बाद वो 11 बजे तक टीवी देख रहा था, और आपने पहले कहा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इन गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, तो वो फिर नहीं जाएगा। और ये नहीं कि ये सज़ा है, ये कॉन्सिक्वेंस। इसी तरह उसको इसलिए एक बात मैंने कई दफ़ा कही है तो बड़ी शिद्दत वाली बात, माँ कहती है झूठ बोला ना तो तुम्हारी ज़ुबान पर मैं कोयला रख दूंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि बात बिल्कुल ना कहें, लेकिन अगर आपने ये कह दी है ना, तो जब अगर बच्चे ने झूठ बोला तो मेहरबानी करके अब कोयला रख दें उसकी ज़बान पर। मैंने ये नहीं कहा कि रख ही दें, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपने कहा है ना, ये 7 से बाद की उम्र में सबसे खतरनाक बात होती है कि आप बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस से बताएं और वो कॉन्सिक्वेंसेस हों ना, फिर वो कहता है झूठ बोल रहे वो हैं। तो बहानेबाज बच्चा बन जाता है। और सबसे खतरनाक ये होता है कि माँ ने कॉन्सिक्वेंसेस बताए और शाम को दादा अबू ने आकर कोई गाल नहीं, मेरा एक कोई पोता है, ले दो इसको। यानी आपने कहा कि बेटा इसकी जरूरत नहीं है मोबाइल लेने। इसी में डॉक्टर साहब लाड और प्यार में फ़र्क भी आपने वो मैंने बताया था, ये बात जरा इसमें थोड़ा दोहरा भी दें। जी, मैं अर्ज करता हूँ। यानी बच्चे को आप प्यार तो करें बहुत ज़्यादा, यानी उसके साथ अनकंडीशनल लव करें, लेकिन लाड ना करें। लाड और प्यार में फ़र्क, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब हमारे दोस्त हैं, मैंने उनसे सीखा है, और मैंने उनसे इजाज़त भी ली है कि मैं उनकी कुछ बातें दोहरा दिया करूँ, तो बेहतरी के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। तो वो इसलिए कि बच्चे को ये तो पता होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी धूप हुई ना तो मेरी माँ और बाप के नीचे साया मौजूद है, और मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये इतना तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन ये कि आप उसकी हर बात को मान लें, उसकी अननेसेसरी पैम्परिंग करना शुरू कर दें, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो हम थोड़ा उस एल्गोरिदम को मुकम्मल कर लें, तो ये आप तकरीबन 10 साल की उम्र तक बच्चे के साथ करें, और तो उससे ये होगा, अब जब अगर आपने ये सब कुछ किया है तो 10 साल के बाद अब बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। अब आपके पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर गिव वे आनी चाहिए। जैसे आपने एक बच्चा था, उसको एक पैदा हुआ तो एक कमीज़ बना के दी जो कि बहुत ज़बरदस्त कीमती कमीज़ थी, बड़ी मुकद्दस आपकी ख़ानदानी कमीज़ थी, सबको पहनाई जाती थी। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब आप कहें कि ये मुकद्दस कमीज़ वो पहने रखे, ये पजामा वो पहने रखे मुकद्दस, अब उसकी टांगें तो बाहर निकल रही हैं। तो आप ये कहें कि चूंकि ये मैंने पजामा पहना है तो बच्चे की टांगों को 2 इंच छोटा कर देते हैं, तो ये तो हमाकत वाली बात है ना। आपने अब उस पजामे को लंबा करना है। यानी जब 2 साल के बच्चे की जो पेरेंटिंग स्टाइल था वो आप अब 10 साल के बच्चे पर नहीं कर सकते। 10 साल का बच्चा अब इंडिपेंडेंट है, और इस पीरियड के दौरान अगर आपने वो सारा वक्त सही गुजारा है तो वो अपनी एडल्ट फैसलों में आपको एक मेंटर की हैसियत दे देगा। करेगा वो अपनी मर्जी, लेकिन वो आपसे कहेगा कि अबू मैं ये करना चाहता हूं, आप प्लीज मुझे गाइड करें कि मैं क्या करना चाहता हूं। और वो आपकी बात को मानेगा भी, जिसको आप फर्माबरदारी कहते हैं ना। वो फर्माबरदारी नेगेटिव टर्म्स में यूं है, जो मैंने कह दिया वो सही है, लेकिन ये जो फर्माबरदारी है ये मेंटोरिंग वाली फर्दा, आपकी आर्गूमेंट को वो एक्सेप्ट करके ये कहेगा कि मेरी आर्गूमेंट जो है वो मेरे अब्बा की आर्गूमेंट की निस्बत वीक है, इसलिए मैं अपने अब्बा की बात मानता हूं। और अगर ये पिछला रिलेशनशिप ना हुआ तो अभी भी आपके सामने वो ड्रामा जरूर करेगा आपकी बात मानने का, लेकिन अंदर से वो बागी होगा। तो प्लीज़ आप याद रखिए कि 13 साल की उम्र से बड़े बच्चे के ऊपर अपने फैसलों को मुसल्लत करना, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड फैसले हों, चाहे उसकी ज़िंदगी के और बाकी फैसलों से मुतल्लिक फ़ैसले हों, बग़ैर आर्गूमेंट के और बग़ैर उस रिलेशन के जो आपने पिछले 10 सालों में बनाया है या बिगाड़ा है,
बग़ैर उसके वो करना नामुमकिन है। अगर आपके वो पहले वाले 7 साल 10 साल, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है, उस पैटर्न के ऊपर नहीं गुजरे तो आपके बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो हेट लव रिलेशनशिप बन जाएगा। अंदर से वो आपसे बड़ी मोहब्बत करेगा चूंकि वो आपका खून है, बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन उसके अंदर एक हेट्रेड का एलिमेंट भी होगा और वो उस कॉन्फिडेंस के ब्रेक होने की वजह से होगा जो हमने ब्रेक किया है। तो बहरहाल मुख्तसर ये बात है कि सारी जिसके यहाँ अल्लाह आज औलाद दे तो वो ये जहन में रखे कि 7 साल के लिए तो वो बाउंड हो गया है, 7 साल के लिए तो उसकी प्रायोरिटी है। अगर उस 7 साल में वो कहता है कि नहीं मेरी प्रायोरिटी मेरा कैरियर है, तो वो बहुत ही मुगालते के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैरियर को छोड़ दे, लेकिन वो ये जहन में रखे कि उसका कैरियर भी उसके काम नहीं आएगा अगर उसकी आने वाली जनरेशन जो है वो बेसिकली बगैर तरबियत के गुजर गई। तो लिहाजा पहले 7 साल के वो बाउंड हैं, मियाँ बीवी दोनों बैठ के स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमने किस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करना है, और फिर जब वो बड़े होते जाएं तो जो मैंने आपको बताया, और 13 साल की उम्र में आपका बच्चा इंडिपेंडेंट है, उसको एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे आप ट्रीट कीजिए। हाँ, आप उसको एक सजेस्टिव मेंटोरिंग का रोल अदा कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर साहब इसमें जो 2-3 चीज़ें जो हैं वो जॉइंट फैमिली के जहाँ बहुत सारे एक गुड एस्पेक्ट्स हैं, दादा दादी चचा और ताई इन सब से मोहब्बत, चचा चची से भी, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये भी आता है कि अमूमन वो क्रिटिक्स भी होते हैं, बार बार बच्चे को रोकना, बार बार शाउट करना। इसके लिए क्या, क्योंकि आप घर में आप माहौल भी ख़राब नहीं कर सकते, आपको लेके भी चलना, उनको रिस्पेक्ट भी देनी है, ऑनर भी देनी है। एक तो इसके मामले में बताइएगा। दूसरा साथ ही साथ स्कूलिंग की बेस्ट एज कौन सी एज है कि जिसमें बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। देखिए, मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। इस सिलसिले के अंदर जो कंसेंसस है ना उन तमाम लोगों का जिन्होंने दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स चलाए हैं, जैसे लोग कहते हैं कि फ़िनलैंड का, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, इनका जो सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है। जापान के अंदर लोग ये कहते हैं कि उनकी स्कूलिंग, तो उसके हिसाब से तो जो एकेडमिक एजुकेशन है ना, एकेडमिक एजुकेशन वो 7 साल तक को बहुत ज़रूरी नहीं होती। सही। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि होम स्कूलिंग को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग एक्सपर्ट सलमान आसिफ साहब अपने बच्चों की मिसाल देकर ये कहते हैं, जो कि बड़े ब्रिलियंट हैं बच्चे उनके, तो उनकी मिसाल देकर वो ये कहते हैं कि होम स्कूलिंग पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और 7 साल तक आपको ज़रूरत नहीं है स्कूल में दाखिल करा के इस तरह करने की, मगर ये एक एक्सट्रीम है ना। और दूसरा ये है कि तमाम लोगों का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और वो सारी इस तरह नहीं है, तो हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। लेकिन प्लीज़ आप याद रखिए, स्कूल पार्ट टाइम एजुकेशन का इदारा है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन घर जो है ये फुल टाइम ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात जहन से बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। तो आप होटल में कभी कभी खाना खाने जा सकते हैं, लेकिन असल में खाना आपके घर के किचन में ही पकना चाहिए। बहुत अच्छा। आप कंटिन्यूअसली अपने खाना पकाने के काम को आउटसोर्स नहीं कर सकते। वालदैन से ये गलती होती है कि वो स्कूल कहते हैं ऐसा स्कूल हो जो महंगा हो, ऐसा स्कूल हो जिसका इंटरनेशनल लिंकेज हो, ऐसा स्कूल हो जिसकी एक डिग्री जो है वो ऑक्सफोर्ड से आती हो, कहाँ कैम्ब्रिज से आती हो, घोल के पिला के और यानी ये है कि भाई एक ऐसा ज़बरदस्त खाना होना चाहिए जो ज़बरदस्त होटल का पका हुआ खाना हो, जिसमें ये स्टैंडर्ड हो, ये स्टैंडर्ड हो, ये स्टैंडर्ड। हम ये बात भूल जाते हैं कि जिस तरीके से हम खाने को 24 आवर हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, इसी तरीके से ट्रेनिंग को आप फुल टाइम आउटसोर्स नहीं कर सकते। आपकी सपोर्ट के लिए स्कूल मौजूद है, लेकिन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है। लिहाजा अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है और आप पेरेंटिंग के एक्सपर्ट हैं और आपने वो सारा तरबियत सीखी हुई है, और आप अपने दोनों माँ बापों से एक 7 साल के लिए कैरियर उसकी प्रायोरिटी नहीं है, ये प्रायोरिटी है, तो आइडियल तो ये कि होम स्कूलिंग हो, जिसमें आप तमाम चीज़ों को कंटेक्चुअल सिखाएं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिल नहीं किया और वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं। इसी में डॉक्टर साहब मैं साथ पूछना चाहूँगा कि स्कूल किस बुनियाद पर ऐड कर हमें चूज़ उसको करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उसमें क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए स्कूल में? ये बात मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं थोड़ी सी बात खत्म कर लूँ। अच्छा, तो अब ये, और दूसरी तरफ जो है वो एक्सट्रीम ये है कि बिल्कुल ही आउटसोर्स कर दें। मेरे ख्याल है अब जब तक ये वाला लेवल अचीव नहीं होता, हमें एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और वो दरमियानी रास्ता ये है कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और आप अपने स्कूल के टीचर्स को पूरी तरीके से अपनी फ़िलॉसफी उनके साथ शेयर कर दें, और उनको ये बताएं कि भाई मुझे इस बात की समझ है कि 7 साल तक इस बच्चे की मैंने कैपेसिटी बढ़ानी है, इसको मैंने स्ट्रेस में नहीं रखना, इसको स्ट्रेस में नहीं रखना,
इसको मैंने कंड्यूसिव, कंफर्टेबल, चैलेंजिंग माहौल देना है, मगर इसको स्ट्रेस में नहीं रखना। बाकी आपका सवाल था कि स्कूल कौन सा और कैसे, इस सिलसिले में आप तहकीक कीजिए, मुझे चूंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस बात का, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपका हर वो स्कूल जो आपके बच्चे को स्ट्रेस में रख रहा है ना, वो सही स्कूल नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ देखते हैं क्रैमिंग, और कहते हैं बच्चा बिल्कुल 3 साल को लिखना भी आता हो, पढ़ना भी आता हो, वो घर से बिल्कुल ऐसे वो प्रोफेसर बन के जिस स्कूल के अंदर बच्चा जाके अपने आप को पाबंद और कैद में समझ रहा है ना, चाहे वो जितना बड़ा भी मॉडर्न स्कूल है, वो बेसिकली जो नॉर्मल फिलॉसफी ऑफ पेरेंटिंग है उसके अगेंस्ट है। बहुत खूब। तो ये बात ख्याल रखनी चाहिए। तो ये एक मैं मुख्तसर वक्त में आपको एक एल्गोरिदम बता सका हूँ कि ये करना ज़रूरी। बाकी ज़िमनी बातें तो बहुत सारी हैं, अगर कुछ और पूछेंगे तो मैं बता। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर साहब एक ये भी देखने में आता है कि जो हमारे स्पेशली जिन घरों में रिलीजियस इन्वायरमेंट है, बीइंग मुस्लिम हर घर में तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे है कि जहाँ बहुत ज़्यादा नोक टोक है, पाबंदी है बाहर जाने पर। अब जब वो बच्चा स्कूलिंग में जब मैट्रिकुलेशन लेवल या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है तो वो लावे की तरह फटता है। क्यों? जब उसको इतना पाबंद रखा गया था, अब उसके लिए ये इन्वायरमेंट बहुत चार्मिंग है। तो उन वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे कि घर का इन्वायरमेंट कैसा कंजीनियल होना चाहिए कि जिसमें बच्चे के बाद में बिगड़ने के चांसेस जो हैं वो कम हो? देखिए, इस सवाल का जवाब तो वैसे हम अपनी पिछली गुफ्तगू में हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, लेकिन मैं एक ज़िमनी तौर पर आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बच्चे आपकी बात क्यों मानते हैं, इसकी बुनियाद बच्चे का आपके ऊपर एतबार होना चाहिए। सही। ये बुनियाद नहीं होना चाहिए कि आपकी जेब से चूंकि पैसे निकल के उसको दिए जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली बच्चा आप पर डिपेंडेंट है तो वो आपकी बात मांगने मजबूर है। चूंकि आप उम्र में बड़े हैं और उसके बायोलॉजिकल बाप हैं तो आपकी बात उसने माननी है। ये बुनियाद नहीं होनी चाहिए। बच्चे की आपके साथ जो बुनियाद है वो एक ताल्लुक की बुनियाद होनी चाहिए। तो लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे उसमें रहे और मैं चूंकि एक सही बात कर रहा हूं तो मेरी बात को माने, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो बच्चे के ऊपर अपनी अथॉरिटी की बेस पे बात ना बनाए, अपने मान के तौर पर बात बनाए, अपने कॉन्फिडेंस, अपने साथ एक ट्रस्ट की बुनियाद पर बनाए। जिन वालदैन के दरमियान ट्रस्ट होता है ना, चाहे उन्होंने शिद्दत से मजहबी ट्रेनिंग की हो, चाहे उन्होंने शिद्दत से कोई एकेडमिक एजुकेशन की हो, चाहे कुछ एजुकेशन की हो, बच्चा उस बात को 100% फॉलो करेगा अगर आपका और उसके दरमियान जो ताल्लुक है वो ट्रस्ट का है। देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अपने वालिदैन के बारे में उसको 2-3 बड़े पक्के यकीन होते हैं। एक यकीन ये होता है कि मेरे माँ बाप को सब कुछ पता है। सही है। दूसरा ये यकीन होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे सबसे ज़्यादा दुनिया में मोहब्बत करते हैं। तीसरा ये कि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होगा मैं अपने माँ बाप से रब्ता कर सकता हूं। लेकिन बदकिस्मती से ये तीनों जो उसके एतमाद है ना, हम बहुत जल्दी तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब पहली दफा वो आपसे कोई बोंगा सा सवाल पूछता है, अजीब सा सवाल पूछता है, आप कहते चुप कर, ये बातें नहीं करते होते, तो फौरन उसको लगता है कि मेरा जो ख्याल था ना कि मेरे बाप को सबको पता है, सब कुछ पता है, इनको नहीं पता। अच्छा, दूसरा, जिस वक्त बच्चे को बच्चा ये समझता है मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जिस वक्त आप उसको ये कहते हैं तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, तुम्हारे ग्रेड्स क्यों नहीं आए, तुम्हारा सी क्यों आया है, तो बच्चे को अचानक लगने लग जाता है माँ बाप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो कहते हैं तुम्हारे चचा के बेटे का तो ए ग्रेड आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया, बड़ा भाई देखो उसके कितने नंबर आए, तुम्हारे क्यों नहीं आते, तुम्हारी कितनी। अच्छा, अब उसको अचानक लगता है कि मैं तो बेसिकली एक बिजनेस डील के साथ हूं। तुम्हारी खातिर अब्बू कितनी तकलीफ करते हैं, रात के 12 बजे आते हैं, उनके पैर इतने सूजे हुए होते हैं, तुम्हारी खातिर इतना काम करते हैं। तो बच्चे को लगता है तो बिजनेस डील है, माई फादर इज इन्वेस्टिंग ऑन मी, और वो मुझसे अब मुनाफा चाह रहे हैं, और मुनाफा ये है कि मैं नंबर 11 मुझसे 11। तो ये तीसरा ये है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो मैं अपनी माँ के पास आ जाऊँगा। तो बच्चा पहली दफ़ा आके ये कहता है मेरी क्लास के एक बच्चे ने सिगरेट पी थी, मैंने भी पी थी, तो उसको थोड़ा से थप्पड़ पड़ता है, वो शेयर नहीं करेगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे बात समझ में आ गई है कि माँ बाप वो नहीं। अच्छा, अब क्या होगा इन तीनों में, वैक्यूम क्रिएट होगा ना। हमेशा ये आप याद रखिएगा, माँ बाप बड़े समझ रहे होते हैं कि मैं बच्चे पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा बच्चा बड़ा वो है। जूं ही आप उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ इतबार और उसकी जो अनकंडीशनल लव होने का जो एक रिलेशन था, इसमें से किसी में ब्रेक लेके आते हैं, तो उस वैक्यूम में कोई और बंदा आके घुस जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। और वो जो बंदा आके घुसता है वो होता है जिसके साथ ये तीनों काम करके वो बच्चा कंफर्टेबल महसूस करता है। यानी मैं अपने बाप को बताऊंगा कि मैंने सिगरेट पी तो थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वो ना सिर्फ खुश होगा बल्कि आपको सिगरेट ला के भी देगा, वो जो बंदा होगा वो आपका और गैप कवर कर गया। हाँ, वो अमूमन आपकी क्लास का जो बड़ा लड़का होगा, कोई मोहल्ले का कोई बदमाश लड़का होगा। और मैं आपको बहुत दुख के साथ
बड़ी केयरफुली ये बात लेकिन अल्फाज में बता रहा हूँ कि आजकल के दौर में जब बच्चों को हमने मोबाइल लेके दे दिया है तो बच्चियों की ज़िंदगी के अंदर बहुत अर्ली एज में कोई ना कोई लड़का आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात की और बहुत ही, और मेरे पास सैकड़ों केस रिपोर्ट्स हैं जिसमें मजहबी ख़ानदान की बच्चियां हैं सारी, लेकिन उस खाली जगह पर जो वैक्यूम आपने अपनी सख्ती की वजह से बच्चे को ये यकीन दिला के कि मेरा तुम्हारा कोई इतबार का रिश्ता नहीं और मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, मुझे तो और चीज़ें चाहिए, और हम अपनी नेक नीति पे कर रहे होते हैं। ये नहीं कि वालिदैन मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहे, लेकिन मालूम ना इस फ़िलॉसफी को ना जानने की वजह से बच्चों की ज़िंदगी में कोई और आ जाता है, और अब मीडिया के एक्सेस होने की वजह से एक एबनॉक्शियस रिलेशनशिप आ जाता है। और बच्चियों के सिलसिले में ये बहुत ख़तरनाक बात है कि जो भी आता है वो मोस्ट लाइकली कोई एक्सप्लॉइटर होता है, और लड़कों की ज़िंदगी में भी एक्सप्लॉइटर होता है। और ये इतना ज़्यादा अब इस वल्नरेबल है हमारे बच्चे, यूथ, कि वो फिर आकर अब वो जिस तरह एक वायरस अंदर आकर अपना जीनोम क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो अब वो आप घर में, तो आपके घर से वो रोटी खा रहा है, आपके सारी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, मगर उसके दिमाग के अंदर जो फ़िलॉसफी है कोई और की चल रही होती है। इसलिए टेक होम मैसेज ये है कि मेहरबानी करके तरबियत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, उसको अच्छा कैरियर देने के नाम पर, उसको अच्छा इंसान बनाने के नाम पर, अपनी रवायात के साथ पाबंद करने के नाम पर अपना एतबार बच्चे के साथ ना खोएं। एतबार सबसे अहम चीज़, रिलेशनशिप सबसे अहम है। अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो बच्चा आपके हाथ से निकल गया। तो डॉक्टर साहब, इसी दौरान ये बातों में बात याद आई कि बच्चों के जो आजकल गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिस तरह माएँ अमूमन जान छुड़ाने के लिए लेफड़ राइम सुन ला कि मेरी जान छाड़, मेरे लम्हे में बात नहीं नानों से करने देती, ये घर में हर दूसरे घर की कहानी, चाहे जिस मर्जी लेवल पर है, माएँ जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देती हैं, यूट्यूब दे रही, उसमें हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है। ऐसे वालिदैन, ऐसे माओं के बिलखसूस, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिले में सर मेरा तो बड़ा रवैया यानी शिद्दत पसंद है। मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हूँ इस सिलसिले के अंदर, और मुझे मौका मिला है, अल्लाह पाक ने मुझे 2-3 हफ्ते पहले ग्रैंड चाइल्ड एक पोती दी है, और मैंने अपनी बेटे और बहू को ये सारी बातें सामने बिठा के इस तरह बहुत अरसे से मैं कर ही रहा था। तो अब जैसे उनके साथ हमने ये तय किया है कि हमारी उस पोती को सिर्फ ये पता लगेगा कि ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम डिस्टेंट लोगों से, फुप्पो से बात कर सकते हैं, अब्बू अपने ऑफिस में बात कर सकते हैं, अम्मी भी अपने बात कर सकती हैं, और दूसरा ये है कि इस पर कोई मैसेज दिया जा सकता है, ये है। और दूसरा है कि इसमें एक कैमरा है जिसमें कभी कभी हम फ़ोटो खींच लेते हैं। इसके अलावा इसका जो पर्पज़ है वो और कोई कम अज़ कम आप 6-7 साल तक तो उस बच्चे के सामने एक कन्विंसिंगली डेमोस्ट्रेट ना करें, ठीक है ना। मैं तो इस तरह समझता हूँ। इस पर हम तफसील से बात कर सकते हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। इसके बारे में बहुत सी वीडियोज़ मौजूद भी हैं, मैंने भी इस सिलसिले में एक बात की हुई है बहुत ज़्यादा, और भी सब लोगों का यही ख्याल है कि ये बहुत ख़तरनाक है 7 साल की उम्र में बच्चे को एंटरटेनमेंट के लिए ये देना। दूसरा आप सवाल ये आपका जो था कि ये जो आजकल बहुत कॉमन है, माएँ दे देती हैं, एग्जैक्टली ये सवाल माएँ हमसे आके करती हैं। एक खातून बैठी हुई थी, उसके अपने हाथ में 2 मोबाइल पकड़े हुए थे, और उसने आके ये कहा कि मेरी बच्ची जी मोबाइल नहीं छोड़ती, 4 साल की, सारा दिन मोबाइल पे बैठी रहती है। तो मैंने कहा मुझे ये बताइए कि इस बच्ची का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसने कहा जी क्या मतलब डॉक्टर साहब। मैंने कहा आखिर बच्ची कमाती कहाँ से, सोर्स। उसने 4 साल के बच्चे का क्या सोर्स ऑफ इनकम होना है। तो मैंने कहा फिर ये इसके पास 40,000 रुपये का मोबाइल कहाँ से आया। कहते वो तो मैंने लेके दिया। तो मैंने कहा अजीब बात है, एक बच्चे को छुरी पकड़ना आती नहीं थी, आपने उसको 2 धारी छुरी हाथ में दे दी है, और फिर कहते हैं ये हर रोज़ अपनी उंगली कटवा के आ जाता है। तो और दूसरा मैंने कहा कि आपके हाथ में 2 मोबाइल पकड़े हुए हैं। तो आप इसलिए ये वो जो पुरानी पहले हमने बात गुफ्तगू में शुरू की थी, इसका ताल्लुक ही इस बात से है कि आप जो बच्चे को बनाना चाहते हैं, आप वो बने हैं कि नहीं बने हैं। बिल्कुल सही। पेरेंटिंग का मतलब बच्चों की तरबियत नहीं है, पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट्स की तरबियत है, जिसके नतीजे में वो औलाद तरबियत याफ्ता पैदा होगी जो हम डिज़ायर रखते हैं। लिहाजा मोबाइल के सिलसिले में तो सिंपल ये है कि आप अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लगाएं, बच्चा घर में देखे ही ना मोबाइल। आप घर के देखें ना, घर के बाहर एक छोटा सा एक टोकरी लगा दें, इस दरवाजे के बाहर जैसे है, जब सब लोग आए तो अपने अपने मोबाइल उस टोकरी में रख दें। बहुत अच्छा। फर्ज करें उनमें से एक आदमी पुलिस में काम करता है, जिसको किसी वक्त कॉल आ रही है, तो ठीक है उसका मोबाइल उसके पास है, सब बच्चे को भी पता है कि अब्बू पुलिस में है, इसलिए उनकी कॉल आ रही है, उनकी नीड है। लेकिन अगर अम्मी भी यूं करके साथ खाना भी पका रही हैं और साथ फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर देख रही हैं और बाकी सब, तो फिर तो आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते ठीक। इसके लिए ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, और इसमें सब रोना रोते हैं, लेकिन खुद इसके लिए कुर्बानी करने को कोई तैयार नहीं है।
तो कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ये देखने में आता है कि माँ बाप ना अमूमन किसी चीज़ का खौफ बच्चे में पैदा कर देते हैं, मौसर आ जाएगा, या ये कहते हैं कि अल्लाह मियाँ डांटेंगे, ऐसे नहीं अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं। यानी एक तो अल्लाह का तसव्वुर भी बड़ा एक खौफनाक दिया गया, दूसरा साथ ही साथ कि जो बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ का खौफ जो पैदा हो जाता है, इसके उसके बच्चे के ऊपर कैसे असरात नफसियाती तौर पर मुरतब होते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए। और अमूमन माएँ कहती हैं किसी चीज़ से नहीं डरता, कुछ माँ बाप को ये भी शिकायत है। इस मामले में डॉक्टर साहब प्लीज़ अपनी राय से आगाह करें। देखिए, मैं आपको ना इसकी जो जुज़ियात से हटकर बेसिक प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ। एक प्रिंसिपल तो मैं पहले ही गुफ्तगू में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे को हमने स्ट्रेस में नहीं रखना। खौफ जो है ना, वो स्ट्रेस की सबसे खौफनाक शक्ल है। खौफ जो है ना, ये स्ट्रेस सब है ना। अभी अगर हमें ये पता लगे कि ज़लज़ला आ रहा है अभी, तो इससे बड़ा स्ट्रेस क्या होगा। अभी पता लगे जी सैलाब आया हुआ है और इस घर के अंदर अभी पानी इकट्ठा होने वाला है, तो हालांकि कोई पानी नहीं आया, लेकिन कितना वो जो स्ट्रेस है। तो मैंने आपको एक बेसिक साइंटिफिक बात पहले आपसे अर्ज़ की थी कि जब भी हम बच्चे को स्ट्रेस में रखेंगे तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। वो तमाम लोग जो समझ नहीं आता, यार ये इसको बात ही समझ नहीं आती, ये बच्चे की जहानत को क्या हुआ, इस बच्चे को समझ नहीं आती, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ हुई है, जो कि हमने उस 7 साल की उम्र में उनको अब हमारे एक अजीज़ हैं, तो उनका बच्चा जो है ना वो बड़ा हो गया है, शादी हो गई, 2 बच्चियाँ 2 उसकी हो गई, वो स्टैमर करने से बाज नहीं आता, ऐसे करके स्टैमर और करता रहता है, और उस बात पर वो खुद बड़ा परेशान है। मैंने थोड़ा सा बात की तो मुझे किसी उसके बड़े ने बताया कि ये जिस वक्त 6-7 साल का था ना, हमारे घर में बहुत स्ट्रेस का माहौल था, घर में ना कोई बात नहीं कर सकता था, आगे से बोल नहीं सकता था, कुछ ऐसे घर के माहौल थे। अब वो उसके ऊपर ये तो फिर भी चलो स्टैमर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इररिपेयरेबल लॉस हो जाते हैं, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानात हो जाते हैं हमारे दिमाग की डेवलपमेंट के अंदर, और हम छोटे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं दिमाग के तौर पर। तो खौफ तो किसी किस्म का भी आप डालेंगे ना, और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत जो झूठ है ना जी, और मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, जो लोग हमारे जिनका साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ। हमारे दिमाग में हर चीज़ का सेंटर है। मसलन स्पीच सेंटर है, बिल्कुल, मसलन सुनने का एक सेंटर है, मसलन सूंघने का एक सेंटर है। सूंघने का सेंटर ये फ्रंटल होता है, उधर पीछे जो है वो हमारा सुनने का सेंटर होता है। बोलने के 2 सेंटर होते हैं, स्पीच सेंटर 2 होते हैं, क्योंकि बाज़ का हम लॉजिकल टॉक कर रहे होते हैं, बाज़ का हम इमोशनल टॉक कर रहे होते हैं, तो 2 तरह के सेंटर हैं। तो हर चीज़ का एक सेंटर है। हमारी बॉडी में झूठ का कोई सेंटर नहीं है। बॉडी के अंदर कंप्यूटर की तरह पे डाटा आता है ना, आपने लिखा ओपन द फाइल, लिखा फाइल नेम जावेद, ओपन द फाइल, वो अंदर गया, इनपुट गई, प्रोसेसर ने प्रोसेस किया, फाइल मौजूद थी, उसने कहा फाइल ओपन। अब फाइल मौजूद नहीं थी तो उसने कहा फाइल नॉट फाउंड। हमारा कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन किया गया है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सुपर कंप्यूटर है, जब हम इर्द गिर्द कन्फ्लिक्ट और मुनाफकत देखते हैं तो हमारा दिमाग समझता है कि मुझे भी मुनाफकत करनी चाहिए, तो वो एक नया सेंटर अंदर डेवलप कर देता है जो कि झूठ का सेंटर है। सही। जिसका वो एक्वायर्ड सेंटर है, यानी वो पहले से नहीं बना हुआ था। अब जब डाटा आता है तो डाटा में मैंने पूछा कि आप यहाँ किस पर बैठकर आए हैं, तो आप अभी रिक्शे पर बैठकर आए हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें दिमाग आपका पैटर्न ऐसा बना हुआ है कि जिसमें इस वक्त आपका बताना ज़रूरी है कि मैं असल में मेरी प्राडो जो है ना, वो ड्राइवर मुझे छोड़ के चला गया है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो डाटा यहाँ से डायरेक्ट रक्षा बताने की बजाय एक और सेंटर में जाएगा जो उसको प्रोसेस करके झूठ में कहेगा कि नहीं, हमारी जो प्राडो, एक्चुअली मेरी 2 प्राडोज़ हैं, तो एक प्राडो जो है वो भाई लेके गया, दूसरा मुझे ड्राइवर छोड़ के गया यहाँ से। अब वो झूठ बोल के वो सेंटर बन जाएगा डेवलप। तो जब हम बच्चे को इन कैफियत में रखते हैं जिसमें उसके इर्द गिर्द झूठ होता है, तो वो झूठ और वो कन्फ्लिक्ट जो है वो उसके अंदर एक झूठ का सेंटर बना देता है, और वो फिर सारी जिंदगी एक जाली, एक मसनूई जिंदगी गुजारता है। प्रिटेंड कुछ और करता है, करता कुछ और है, जिसके लिए टेक्निकल टर्म ये है कि एक हमारा प्रोजेक्टेड सेल्फ है, एक हमारा रियल सेल्फ है। ऐसे तमाम बंदों का रियल सेल्फ बहुत छोटा होता है, हम सब का एक्चुअली रियल सेल्फ छोटा ही होता है प्रोजेक्टेड सेल्फ से, मगर उसके दरमियान जितना फासला ज्यादा होगा उतनी जिंदगी अजाब में होगी बहुत। तो इस बेचारे की जिंदगी अजाब में होती है जिसका प्रोजेक्टेड और रियल सेल्फ। तो ये आपके सवाल के जवाब में है कि माँ बाप को झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। सही। और नंबर 2 जो बात है सच बतानी चाहिए। और नंबर 2 ये है कि बच्चे को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेस एकेडमिक स्ट्रेस है, चाहे सोशल स्ट्रेस है, चाहे खौफ है, जैसे आपने कहा बहू का डर है या किसी का भी डर है, तो ये उससे बचना चाहिए। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर साहब अमूमन देखने में ये आता है कि माएँ ये भी शिकायत करती होंगी, आपने इस पर प्रोग्राम भी काफ़ी किए हैं,
कि जी हमारा बच्चा ज़िद्दी बहुत है, वही 7 साल वाली बात है, उसमें जो कमी रह गई, अब जो वो कमी रह गई और बच्चा ज़िद्दी है और अगर टीन एज पे है और ताबे फरमा नहीं है, नाफरमान है, उसमें इन दोनों सूरत हाल में वालिदैन क्या आप कर सकते हैं? देखिए, इस सिलसिले में ना बड़ा मैं मुख्तसर आपको एक पूरी फ़िलॉसफी बता देता हूँ क्या है। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हम ज़िद कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि बच्चा ज़िद कर रहा है कि मैं ज़िद कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी बात है देखने की। तुम्हें मैंने कहा है कि तुमने ये काले रंग के कपड़े नहीं पहनने, वो कहता है मामा नहीं, मैंने नीले रंग के पहने। नीले रंग के अच्छे लगते हैं तुम्हें? सुर्ख रंग के फूलों वाले कपड़े अच्छे लगते हैं तुम्हें इस उम्र में? अब एक्चुअली तो माँ जिद कर रही है, बच्चा तो जिद नहीं कर रहा। खाओ, ये भिंडी पकाइए, खाओ, भिंडी अच्छी होती है सेहत के लिए, तुम क्यों नहीं खाते? हर वक्त तुमने गोश्त खाना है, खाओ भिंडी, खाओ भिंडी। अब इस वक्त बच्चा तो नहीं जिद कर रहा हो, तो आप जिद कर रहे हैं। बहुत अच्छा है ना, ये तो बात। एक तो ये भी देखना चाहिए कि जो मैं जिद कर रहा हूँ ये बच्चे की जिद है या मेरी जिद है। सही, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ जिदें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बिनाइन सी जिदें होती हैं, वो मान लेनी चाहिए। छोटी मोटी ऐसे बिनाइन सी जिद है, वो बच्चे की मान लें, जिसका कोई नुकसान नहीं, जो कि एक बंदे की इंडिविजुअलिटी की वजह से होती है। अब आपको एक खास तरीके से चीज़ पसंद है, आपको ठंडी करके चाय पीनी पसंद है, मुझे गरम गरम चाय, तो अब मैं जिद करूँ कि मैं जो कहता हूँ वैसे ही तुम, चाय का क्या फ़ायदा ठंडी करे, तो आइसक्रीम ना खा लें आप, तो ये एक फजूल सी आर्गूमेंट है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जब एक बच्चा जिद कर रहा है ना, प्लीज़ आप ये बात याद रखिए, 7 साल की उम्र से, फिर मैं दोबारा ये फिक्रा दोहराता हूँ, 10 साल की उम्र से पहले पहले जब भी बच्चा कोई किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो उस बच्चे से लड़े बगैर आप उससे आर्गू करें कि ये जो तुम जिद कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। सही। यानी बच्चे के अंदर शुरू में ही वाई का आंसर देने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। अगर बच्चा वाई का आंसर सही दे दे तो उसकी जिद पूरी कर दें। सही। और अगर वाई का आंसर गलत है तो फिर अब आप डिसिप्लिन के तौर पर आप कहें बेटा ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपने जस्टिफिकेशन दी है उसमें हो सकता है शुरू में बच्चा रोए, हो सकता है शुरू में बच्चा जो है इस बात पर वो करे, आप उसको साथ बदतमीजी ना करें, उसको डांटे ना, लेकिन उसकी बात ना माने, उसके नहीं बेटा लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसा होना मुमकिन नहीं। अगर आपने 10 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर वाई डेवलप की हुई है तो वो बच्चा जिद्दी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को नो सुनने की ट्रेनिंग आप दे चुके हैं इस बुनियाद पर कि उसकी लॉजिक स्ट्रांग नहीं है। जो आप 14 साल 15 साल 18 साल के बच्चे की जिद की बात कर रहे हैं ना, अब ये वो है कि आपने उसको ऐसा बनाया हुआ है। सही। तो लिहाजा मैं जो आपको बता रहा हूं 18 साल के बच्चे के जिद्दी बच्चे का क्या करें, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। मैं आपको प्रिवेंटिव बात यह बता रहा हूं कि अगर एज 0 से लेकर 10 साल की उम्र में आपने बच्चे के अंदर वाई का आंसर करना, आर्गू करना सिखाया हुआ होता और वो अपनी बात की दलील दे सकता, तो फिर ये बच्चा वो होगा जो 14-15 साल की उम्र में जिद्दी नहीं होगा। और अगर आपने ये नहीं सिखाया तो वो जिद्दी होगा। तो अब आपने दीवार ईंट यूं टेढ़ी रख दी है और आप कहते हैं कि बुनियाद की तो दीवार टेढ़ी क्यों बनी हुई है, अब उसको सारा सूरा दे के उसको सीधा कर दे, अब तो वो बन गई है दीवार। अनफॉर्चुनेटली जो आप, इसलिए तो मैं ये बहुत ही दुख के साथ शेयर करता हूँ कि आप 8-10 साल की उम्र में जो बच्चे की तरबियत के सिलसिले में गलतियाँ कर देते हैं वो बिल्कुल ऐसे है जैसे बुनियाद की पत्थरों को आप टेढ़ा रख देते हैं। और इसीलिए तो माशरा ठीक नहीं है कि बच्चे वो तरबियत के निज़ाम से गुजरे नहीं। बड़े बड़े 60-70 साल के आदमी हैं, हर बंदा उसको ये कहता है यार तुम ऐसे क्यों हो, उसको खुद भी कहता है यार मुझे शर्म नहीं आती, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो फिर वैसे का वैसे ही करता है। तो वो इसलिए कि उसका पैटर्न बन गया। ये जो अभी बहुत ही गलत किस्म के क्राइम्स के मुजरिम थे, जो खासतौर ये बच्चियों के साथ ज्यादती वाले, पता लगा हर बंदा इसी जुर्म में 3-3 दफ़ा जेल में जा चुका है। यानी वो बाहर आता है, लोग जेल में उसकी चमड़ी उतार देते हैं, मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं, उसको सजाएं मिलती हैं, वापस आता है फिर वैसे का वैसा हो जाता है। उसको खुद भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए वो क्या करे, एक आदमी की टांग आपने तोड़ के टेढ़ी जोड़ दी है, अब वो लंगड़ा के चल रहा है, आप कहते हैं सीधा क्यों नहीं चलता, वो कैसे चले सीधा। तो ये इतना पेरेंटिंग इतना अहम काम है कि हम, और ये बताना हमारी बच्चियों को जो कि पोटेंशियल मदर्स हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ने वाली हैं, उनको ये बताना, जो जिनको अल्लाह ताला ये नेमत देने वाला है, बच्चियों को बहुत ज़रूरी है कि 7-7-8 साल की उम्र में बच्चों की तरबियत के मिजाज को अपने कैसा रखना है। अदरवाइज़ माशरे के अंदर ये सारा जो फसाद मचा हुआ है वो बैड तरबियत की वजह से तो है। बिल्कुल सही, ये है मेरा ख्याल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी चंद दिन पहले जब मैं आपको फेसबुक पे लाइव सुन रहा था तो मेरी ख्वाहिश पैदा हुई कि हम बहावलपुर आपके पास चले जाएं। तो आज अल्लाह ताला वो 2 से 3 दिन के बाद ये वक्त ले आया कि आज डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे लिए एक ये ख्वाब था कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आपसे हम जो है बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी हो, और यकीन जाने बिला मुबालगा
ये नहीं कि सिर्फ एक सामने बैठे हैं डॉक्टर साहब, गायबाना तो बहुत सारे लोग हमारी तरह आपके मोतरफ हैं ही, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला अपनी औलादों के लिए और इस आने वाले कल के लिए, कि जो आपने एक मुफीद, एक नहीं बेशुमार मुफीद ऐसी बातें की कि अगर हम उनको अपने घरों में अपना लें, अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, तो यकीनन हमारा एक माशरा पुरअमन एक माशरा के तौर पर तश्कील पा सकता है। और रियली ऑनर्ड फॉर मी टू हैविंग यू हेयर। और डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलामु अलैकुम।